नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम जनसंख्या भूगोल में देखेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, यानी कि ये जो जनसंख्या होती है विभिन्न चरणों में जो है किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। और इसके लिए जो वहाँ की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं उनके बीच कैसा संबंध पाया जाता है, ठीक है, इस पे ये बताता है, इसकी बात ये करता है, ठीक। तो ये सिद्धांत जो होता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत है, ठीक है। आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी, यानी कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है, ठीक है। तो और ख़ास बात ये कि ये भी होती है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें ख़ास बात क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चाहे आप यूपीएससी उठा के देख लो, यूपीएससी में जीएस का पेपर होता है, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शनल पेपर में रिपीट होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि सिलेबस है वो लिमिटेड है, ठीक है, उसके बाहर नहीं आता है वो, और इसलिए जो है चीज़ें जो होती है बार बार रिपीट होती रहती है। थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन की जो पूछने की प्रवृत्ति होती है वो चेंज करके जो है पूछ लेता है। और इसके साथ यूपीपीसीएस की अगर बात कर लें या फिर बीपीएससी एग्जाम की बात कर लें तो वो तो क्या करता है, सीधा सीधा डिट्टो क्वेश्चन उठा के रख देता है, यानी कि वो तो क्वेश्चन को बदलता भी नहीं है, उसकी भाषा को भी नहीं परिवर्तित करता है। तो ऐसे में जो क्या है, हमें जो है उन बिंदुओं को ज़्यादा महत्व देना होता है जो बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को बार बार तैयार करके लिखते रहना चाहिए, आंसर राइटिंग अपनी करती रहना चाहिए, ताकि जो है एग्जाम हॉल में आए और आप पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दो वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं कि जनसांख्यिकी या फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, ठीक है, या मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा जोर क्या रहेगा, आपको समझाने पे रहेगा, ठीक है। जब चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएंगी तो लिखना अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो हवा बना हुआ है कि बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है और इसमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको अपने आसपास की चीज़ों को भी जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो मानव है, तो मानव ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल में जो है बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मानव है, निरंतर वो प्रगतिशील है, आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है वो, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट होता है ये। तो आपको जो है इसको जो है करंट से भी रिलेट करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें, इसके बारे में देखेंगे क्या है ये मॉडल, किस चीज़ की बात करता है ये, ठीक है। साथ ही देखेंगे कि इसको स्थापित किसने किया, यानी कि प्रस्तुत किसने किया था, ठीक है। तो जो जनसांख्यिकी जो संक्रमण मॉडल का जो मूल आधार है, यानी कि जो मूल आधार है वो किसके आधार पर बनाया गया है, जन्म दर जो होती है, ठीक है, और मृत्यु दर होती है। आपको पता होगा कि जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। यानी कि प्रति हजार जो जन्मे बच्चों की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, जन्म दर। और मृत्यु दर क्या होती है, प्रति हजार लोगों पे जो मरने वालों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, मृत्यु दर, ठीक है। तथा इसके अंतर, यानी जन्म दर और मृत्यु दर तथा इसके अंतर के कारण, अब जैसे कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग जो है मृत्यु हो रही है, तो एक डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। तो वही उसकी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। यानी जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है किस पे निर्भर करती है, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर पर, ठीक है। फिर इसे मूल रूप से जो है स्थापित किसने किया था, बनाया किसने था, थॉमसन ने जो है विद्वान हैं, उन्होंने जो इसको जो है 1929 में जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। फिर लेकिन 1945 में नोटस्टीन जो है एक विद्वान, उन्होंने क्या किया, इसे संशोधित किया था उसमें, यानी कि कुछ संशोधन और सुधार किए गए थे उनके द्वारा। तो आपको ये अपने आंसर में अब इन विद्वानों के नाम तो डालना पड़ेगा ना कि किसने बनाया है, ठीक है। तो थॉमसन हो गए और इसमें संशोधन किसने किया था, नोटस्टीन ने किया था, ठीक है। फिर यह सिद्धांत जो है इस मूल अवधारणा पर आधारित है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जो होती है तथा आर्थिक जो सामाजिक परिस्थितियों के बीच क्या होता है, सह संबंध पाया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, अभी हमने ऊपर देखा, जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। और जो ये प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है ये किस पे निर्भर करती है, तो उनके अनुसार जो है ये किस पे निर्भर करेगी, आर्थिक, यानी कि उस समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच
जो है सीधा संबंध पाया जाता है, यानी कि इनके बीच एक संबंध पाया जाता है। जहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ जितनी खराब स्थिति में होंगी यानी पिछड़ी होंगी, वहाँ पे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जो है उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो यानी इन्होंने देखा था कि इन्होंने जो है ना अपना मॉडल प्रस्तुत किया है, उन्होंने ये बताया है उसके माध्यम से जो कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि पर। आगे चल के हम इसको देखेंगे फिगर में अच्छे से। ठीक है, फिर जो इतना मैंने ऊपर बोला है, अब इस चीज़ को एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। एग्जाम में ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, छोड़नी नहीं है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि जो होती है सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का प्रतिफल है, यानी कि उसका आउटपुट है, ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखिएगा, आपको नंबर जरूर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेंगे हम। अब इसमें जो है इन्होंने बताया जो था, जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी 5 अवस्थाओं को बताया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है चित्र के माध्यम से हम पहले इसको देख लेंगे जो है 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब ये आपको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, तो एग्जाम हॉल में जब आपका आएगा प्रश्न तो सबसे पहले जो आप चित्र को ही बनाएंगे। चित्र को बनाने से फायदा क्या होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे और कम शब्दों में आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेंगे, यही खास बात होती है चित्र की। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम देखो 2 अक्ष दिखाए गए हैं, एक तो एक्स अक्ष, ये नीचे जो दिखाया गया है ये एक्स अक्ष हो गया, और दूसरा अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष, यानी जो सीधा खड़ा हुआ है वो ये वाई अक्ष दिखा रहा है। तो नीचे हमने क्या दिखाया है, समय को दिखाया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, समय यानी कि टाइम को लिया है। ठीक है, यानी कि समय के अनुसार पहला चरण आएगा, फिर दूसरा चरण आएगा, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, यानी कि मुख्य रूप से जो है 3 स्टेजों में बांटा था इसको, और बाद में जो है इसको इसके उपभाग करके इसको 5 उपभागों में बांटा हुआ है। जैसे मान मुख्य अगर देखते हैं कौन सा है, तो पहला स्टेज ये हो गया, ठीक है, दूसरा स्टेज ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। लेकिन 2 को ही हमने इसको फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर ये इसलिए अक्ष पे क्या दिखाया गया है, वाई अक्ष जो है आपका, यहाँ पे दिखाया गया है जन्म दर प्रति 1000। ठीक है, जन्म दर यानी कि कितनी जन्म दर हो रही है प्रति 1000 पे, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक जो लाइन दिखाई गई है आपको है, वो दिखाई गई है जो सीधी लाइन है, जो कंटिन्यूस लगातार दिखाई गई है। ठीक है, ये दिखाई गई आपको है CBR। CBR इसका मतलब क्या दिखाया गया है, ये यानी कि जन्म दर को दिखा रहा है। CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, जन्म दर। ठीक है, जो डॉट डॉट दिखाई गया है, ऐसे डॉट डॉट बना हुआ, डॉट डॉट बना हुआ है, इसको हमने प्रदर्शित किया है किस रूप में, यहाँ पे लिख भी सकते हो CDR, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, यानी कि ये मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही है लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है CDR दिखा दिया, और यहाँ पे CBR दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहली अवस्था है, अगर ये चित्र आप समझ लेंगे तो आगे जो हम लिखाएंगे उसको आप अपने आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही इसी चीज़ को हमने यानी इसी फिगर को हमने आगे चल के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे मेन बात क्या है, हमको याद कुछ नहीं करना है। मानो भूगोल, इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना, समझ के लिखोगे तो कुछ भी नहीं है, सब आसान हो जाता है। ठीक है, बस कोई भी चीज़ है तो उसमें क्या होता है 80% समझना होता है और 20% याद करना होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था है जो उच्च स्थिरता की अवस्था होती है। ठीक है, पहला चरण में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जो CBR है ये भी ऊंचा और नीचा हो रहा है, यानी कि ये CBR इस तरह से बना हुआ है ये। ठीक है, ये ऐसे, तो इसमें होता क्या है, इस अवस्था में उच्च जो है जन्म दर है, यानी कि बच्चे भी खूब पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे CDR, जो CD यानी जो मृत्यु दर है वो भी उच्च बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर जन्म दर यानी उच्च जन्म दर है, ठीक, उच्च जन्म दर हो रही है, ठीक है, जन्म हो रही है, और माइनस कर देंगे मृत्यु दर को, उच्च मृत्यु दर भी हो रही है, यही तो प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो प्राकृतिक वृद्धि अगर हमको निकालना है तो हम ऐसा क्या करेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कितनी हो रही है जनसंख्या में, तो प्राकृतिक वृद्धि निकालने के लिए हम उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा।
यानी कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लोग जन्म हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या आएगा, जो प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि होगी इस अवस्था में क्या होती है, वो शून्य होती है। यानी कि लगभग जो जनसंख्या है वो क्या स्थिर है। क्यों? क्योंकि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली ये आपकी चरण हो गया। ठीक, इसकी विशेषता यही हो गई। फिर दूसरी क्या है, जल्दी विस्तार अवस्था। समय के साथ क्या होती है, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सीबीआर है और सीडीआर होता है, दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सीडीआर में क्या होता है, समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है। ऐसे में क्या होता है, जो मृत्यु दर हो रही वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में क्या होगी, कमी हो गई। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ बन गई हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो क्या है, लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। ऐसा, लेकिन जो सीबीआर है वो अभी भी उतनी ही है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, उतनी ही बनी हुई है। अभी भी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सीबीआर ज़्यादा होगा, अगर सीबीआर ज़्यादा है, ठीक है, और सीडीआर जो है वो कम है। सीडीआर क्या है, कम है, सीबीआर ज़्यादा है। जो प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, मर कम लोग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या, तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होगी दूसरी अवस्था, इसको बोलते हैं जल्दी विस्तार अवस्था। ठीक है, क्योंकि तेजी से विस्तारित हो रही है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, इस अवस्था में यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, ये वृद्धि दर को इंडिकेट कर रहा है कि दूसरी जो अवस्था है उसमें जो ग्रोथ रेट है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रही है समय के साथ। ठीक है, तो ये होगी दूसरी अवस्था। अब चलते हैं तीसरी अवस्था में ही पहुंचेंगे हम। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में जब हम पहुंचेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं, देरी से विस्तार अवस्था है। ठीक है, देरी से विस्तार अवस्था इसको बोलते हैं, इस अवस्था को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे समाज में जो है सीडीआर तो कम हो ही गया था इससे पहले वाले समाज में। जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। अब ऐसे में क्या होगा, जो सीबीआर भी होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि कम लोग बच्चे पैदा करेंगे। सीडीआर वो भी जो है कम पैदा हो, मतलब होगा, मृत्यु दर भी कम होगी। अब लेकिन ऐसा कम तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अब जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति दो बच्चे भी अगर पैदा कर रहा है तो, लेकिन उससे क्या होता है, जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से में जो है परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि दर है वो क्या यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए आप खुद देखिए, नीचे गिरती हुई अवस्था, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो कम कम हो रही है। यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है, जो ग्रोथ रेट थी वो तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या का जो आधार है, यानी जो बेस है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर थोड़े थोड़े बच्चे भी अगर पैदा कर रहे हैं तो, लेकिन जनसंख्या वो उसकी वजह से तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी होगी तीसरी अवस्था, इसको बोलते हैं देरी से विस्तार अवस्था। ठीक है, इस अवस्था की खास बात क्या है, सीबीआर है वो भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सीडीआर है यानी मृत्यु दर, वो भी कम हो चुकी है। लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद भी जो है जनसंख्या का जो आधार है वो बहुत बड़ा हो चुका है, जिससे जो है जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, घटती हुई दर से। जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जो घटती हुई वृद्धि से हो रही है। जैसे वर्तमान में अगर भारत का एग्जाम्पल ले तो भारत जो है इसी अवस्था में है अभी। ठीक है, समय के साथ जो है जनसंख्या जो वृद्धि है वो तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि कम होने के बावजूद भी जो है जनसंख्या का जो आधार है वो बहुत बड़ा हो चुका है। जो देश में जो है अधिकतर जो यंग पॉपुलेशन है, इससे में क्या होता है, अगर थोड़े थोड़े भी बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, जनसंख्या में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब अगली अवस्था में देख लेते हैं, अगले में क्या है, निम्न स्थिरता है। निम्न स्थिरता, इसमें क्या होता है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो है समय के साथ परिवर्तित होती हैं, और जो समय के साथ जो है इसमें जो है जनसंख्या जो है वो तेजी से कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि जो वृद्धि हो रही थी कम हो रही है, और समय के साथ जो है आगे चल करके वो क्या प्राप्त कर लेगा, स्थिरता की ओर जा रहा है, यानी कि आगे अगली स्टेज में क्या पहुंच जाएगा, वो स्थिरता की स्थिति में
पहुंच जाएगा। जैसे चाइना है, चाइना किस स्टेज में है, तो चाइना इसी स्टेज में है। चौथी स्टेज जो है इसमें जो अधिकतर जो ऐसे देश जो विकसित होने की कगार पे, यानी विकासशील देश से वो विकसित होने की कगार में है, वो इसी अवस्था में है। ठीक है, इनमें यानी कि जनसंख्या पे नियंत्रण पा लिया गया है। इनकी यानी CBR भी कम है, ठीक है, और उनकी CDR भी कम है, CDR भी उनकी कम है, और जो प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी जो है कम हो रही है। और उनकी अब जो है आगे कुछ वर्षों में वो स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं लेकिन आगे चल के वो प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर अगली अवस्था जो आती है वो ऋणात्मक वृद्धि दर की आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये है ऋणात्मक कब होगा, जब CBR इतनी कम हो जाए, CBR इतनी कम हो जाए कि CDR जो है उसके कंपेयर में ज़्यादा हो जाए, यानी कि लोग बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन जो CDR जो मृत्यु ज़्यादा हो रही है। लेकिन इस अवस्था में क्या है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके बावजूद भी जो है CDR यानी कि जो ये है इतना तो होगा ही होगा, इतने लोग तो मृत्यु होगी क्योंकि वो तो प्राकृतिक है, कोई व्यक्ति अगर पैदा होगा तो मरेगा तो ही है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब नहीं मतलब लगाइएगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं इसलिए जो मृत्यु हो रही है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बाद जो है जो प्राकृतिक रूप से जो डेथ का टाइम होता है उसके अनुसार जो है मर रहे हैं। ठीक है, मृत्यु होती है इस अवस्था में। और CBR जहाँ के लोग जो हैं इतना ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि वो बहुत सी फैमिली ऐसे हैं जो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, और अगर कुछ फैमिली जो पैदा कर भी रहे हैं तो केवल 1 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक ही बच्चे को कर रहे हैं। ठीक है, अपना रहे हैं, परिवार नियोजन को पूरी तरह से जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब बच्चे कम पैदा होंगे लेकिन उसके संपेक्ष में जो मृत्यु ज़्यादा होगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्राकृतिक वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। वहाँ की जनसंख्या में क्या होने लगेगी, कमी आने लगेगी। जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे बेलारूस वगैरह हैं, रसिया का कुछ पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, वहाँ पर जो है ऋणात्मक जो है ग्रोथ रेट चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ऋणात्मक वृद्धि दर। क्लार्क ने इस अवस्था को बोला है आत्महत्या की अवस्था बोला है इसको। क्यों, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है नकारात्मक हो रही है, जनसंख्या समय के साथ जो है कम हो रही है, तो आत्महत्या हो रही है कहने का मतलब, तो आत्महत्या की अवस्था इसको क्लार्क ने जो है बोला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में नहीं आया है आपको अगर, तो इसको दोबारा देखिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आगे आप बढ़िए। ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद आपको लिखना जो है आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देख लेते हैं कि इसमें कि लिखना कैसे है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसी को हम देख लेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहली अवस्था। तो पहली अवस्था में हम देखेंगे कैसे लिखना है। तो पहली अवस्था में जो हमने वही पीछे पढ़ा है वही लिख देंगे कि इसके अंतर्गत जो है सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़े देश शामिल हैं। अगर भारत में अगर बात करते हैं कि कौन सा एरिया आएगा, तो भारत में जो है जनजातीय समाज है। आप खुद सोचिए जनजातीय समाज कैसा है, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ठीक है, साथ ही में लोगों में जागरूकता नहीं है, परिवार नियोजन के बारे में भी जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़े देश शामिल हैं। और अगर देशों की बात करें तो कौन सा देश आएगा, जो अफ्रीका के कंट्री है, जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गया, कांगो वगैरह हो गया, सोमालिया हो गया। तो ऐसे देश जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, इस जीवन निर्वाहक अर्थतंत्र से जुड़ी हुई, यानी कि बस खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो जीवन निर्वाहक अर्थतंत्र से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर जो है और मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, यानी कि जन्म दर भी बहुत है और मृत्यु दर यानी CBR भी बहुत ज़्यादा है और CDR भी बहुत ज़्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनसंख्या में जो है उच्च स्थिरता की स्थिति पाई जाती है। हमने आपको बता दिया है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी अवस्था जो आपकी है इसमें क्या लिखेंगे हम, इस अवस्था में जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक कारणों से जो है जन्म दर तो ऊंची बनी रहती है। ठीक है, जन्म दर में जो है सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं और धार्मिक कारण होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ऐसा भगवान की देन है, अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से जो धार्मिक कारण होते हैं उनसे क्या होती है, जन्म दर जो है ऊंची बनी रहती है। किंतु क्या होता है, चिकित्सीय सुविधाओं के कारण, यानी कि लेकिन जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके विकास से क्या हो जाता है, मृत्यु दर में क्या होती है, कमी आती है, जिसके कारण क्या होगा, जनसंख्या जो है विस्फोट की स्थिति आ जाती है। क्योंकि अब क्या क्या होगा, तेजी से बढ़ेगी जनसंख्या।
ठीक है। भारत में अगर बात करते हैं तो 1960 की जो दशक है, 1960 से 1970 के दशक में ये अवस्था थी। और इसके बाद आपने देखा भी होगा कि 1975 में जो है इमरजेंसी लगाई गई थी और उस टाइम पर जो है लोगों की ज़बरदस्ती जो है नसबंदी भी की गई थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं तीसरी अवस्था। तो जो तीसरी अवस्था है उसमें क्या होगा, इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक विकास की जो है तीव्र गति के कारण, यानी कि तेजी से जो सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है उसके कारण जन्म दर भी काफ़ी हद तक नियंत्रित होते हैं। यानी कि अब क्या होगा, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ऐसे में क्या होगा, जन्म दर जो है काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। किंतु लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या आधार जो होता है अधिक होने के कारण जो है कुल जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी बहुत तेजी से वो वृद्धि होती है। वर्तमान में भारत में यही स्थिति है, भारत में वर्तमान में यही स्थिति है, ठीक है। फिर जो चौथी अवस्था है, तो चौथी अवस्था में क्या होगा, चौथी अवस्था जो है आपकी, उसमें सामाजिक आर्थिक का अत्यधिक विकास हो गया, यानी कि समय के साथ साथ जो है सामाजिक विकास भी हो चुका है, आर्थिक विकास भी हो चुका है। ऐसे में होने पर क्या होता है, जन्म दर पर जो है और नियंत्रण पा लिया था, यानी कि जो जन्म दर हो रही थी, बढ़ रही अधिक थी थोड़ी, उसको और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया, और ज़्यादा नियंत्रित कर लिया गया, ठीक है। परिवार नियोजन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया गया, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि जो है यहाँ पे कितनी हो जाती है, लगभग 4 से 5 प्रति हजार, ठीक है। यानी कि 4 से 5 प्रति हजार होती है, यानी कि 1000 लोगों पे सिर्फ 4 से 5 लोगों की वृद्धि हो रही है, कहने का मतलब। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम क्या है, जो चाइना हो गया, दक्षिण कोरिया है आदि इसी स्टेज में है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगली अवस्था कौन सी है। जो पांचवी अवस्था है, इस अवस्था में क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर की अगर बात करते हैं नेचुरल, तो 1 से 2 प्रति हजार होते हैं, यानी बहुत ही कम हो गए, यानी कि 1000 लोगों पे केवल एक बच्चा जन्म ले रहा है या फिर 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, कहने का मतलब। जो पांचवी अवस्था में जो है 1 से 2 प्रति हजार की वृद्धि होती है, ठीक है। अत्यधिक विकसित देश हैं, जैसे कौन से, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप के देश हो गए, वो इसी अवस्था में अभी हैं, ठीक है। कुछ देश जैसे हैं, इसी में से कुछ देश जो हैं, बुल्गारिया हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया, इत्यादि देशों में तो ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, यानी कि उनमें जो है निगेटिव में जा रही है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो और यही बताया था मैंने आगे कि क्लार्क ने इसे क्या बोला है, आत्महत्या की अवस्था कहा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया पांचों अवस्था के बारे में, ठीक है। आप बुक्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो 250 वर्ड के आसपास लिखना होता है, ठीक है। और यूपीएससी वगैरह या यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में भी इसी के हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है हमें। तो अपना एक शॉर्ट नोट बना के जरूर रखिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करके जा पाएँ। और बार बार रूम पर प्रैक्टिस जो करिएगा, जो प्रैक्टिस करेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा, इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। तो आई हो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास यहाँ पे किया है आपको समझाने का अच्छी सरल भाषा में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर तो पीडीएफ के लिए जो हमारा जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। और पेड ग्रुप की अधिक से अधिक जानकारी के लिए जो है आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8860, ठीक है, 558530, ठीक है। तो आप इस पे जो है कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको पूरा कंप्लीट जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज से फ़ायदा ये होगा, आपको आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा। और अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो उसके लिए जो है आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो 3 चीज़ें जो हैं आपको पेड ग्रुप में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जिन लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, ठीक है।